नमस्कार साथियों, संभव एकेडमी श्री गंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं के.आर. जानी राजस्थान भूगोल के साथ अपने बात कर रहे थे राजस्थान की नदियों के बारे में। इससे पहले अपने दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, एक तो राजस्थान का भौतिक प्रदेश और दूसरा राजस्थान की जलवायु। ठीक है, आज अपना जो तीसरा जो टॉपिक था कल की क्लास में जो था वो था नदी या अपवाही क्षेत्र, राजस्थान का अपवाही क्षेत्र। इसमें अपने तीन प्रकार का अपवाह क्षेत्र देखा था। पहला आंतरिक अपवाह क्षेत्र, आंतरिक अपवाह क्षेत्र। ठीक है, इसका लगभग 60% भाग बताया था मैंने। दूसरा था बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ और तीसरा था अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ। तीन भागों में बांटा था राजस्थान के अपवाह क्षेत्र को। ठीक है, पहले अपनी चर्चा कर रहे थे आंतरिक अपवाह जो क्षेत्र है उसमें। इसमें जो पहली अपने नदी पड़ी थी वो पड़ी थी घग्गर नदी। आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। ठीक है, यहाँ से अपने तीन क्वेश्चन बताए थे मैंने कल आपको। एक पूछा जाता है आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, दूसरा पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, और एक पूछा जाता है भी आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो देखो, सबसे बड़ी पूछे तो घग्गर। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी जो है वो नदी है कांटली या कांतली नदी कहते हैं। और सबसे छोटी नदी आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे छोटी नदी ये है काकनी, या इसे बोलते हैं काकन्य या मसूरदी नदी। आज बात करेंगे इन नदियों की। तो घग्गर नदी को आपने कंप्लीट कर लिया था। आज दूसरी नदी है आंतरिक अपवाह क्षेत्र की कांतली नदी, कांतली नदी। तो देखो, कांतली नदी, इसे कांटली नदी भी बोलते हैं, कांटली नदी। इसे तोरावटी नदी भी बोलते हैं, तोरावटी नदी। इसे मौसमी नदी भी बोलते हैं, मौसमी नदी। क्या बताया? कांतली नदी को कांटली नदी भी कहते हैं, तोरावटी नदी भी कहते हैं और मौसमी नदी भी कहते हैं। बात करते हैं भी इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो देखो, ये है अपना यहाँ पे सीकर जिला, ये यहाँ पे है अपना सीकर जिला, इस प्यालानुमा आकृति में इस तरह से। ठीक है, और इस सीकर जिले में यहाँ पे हैं खंडेला की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? खंडेला की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ। खंडेला की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है और यह नदी इस तरह से बहती हुई झुंझुनू को काटती हुई, और ये झुंझुनू और चूरू की सीमा पे एक गांव पड़ता है मंडरेला गांव, मंडरेला गांव, मंडरेला गांव। वहां पर जाकर लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी है? कांटली नदी। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, सीकर से इसका उद्गम है, और झुंझुनू को दो भागों में बांटती हुई मंडरेला गांव चूरू की सीमा पे है, झुंझुनू का है, यहाँ पे जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं खंडेला की पहाड़ियों की। तो ये शब्द आता है खंडेला। इसकी यदि मैं बात करूं खंडेला को लेके भी अपने क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं खंडेला को लेके, तो देखो ये खंडेला जगह सीकर के अंदर है। यहाँ पे गोटा किनारी, गोटा किनारी के लिए फेमस ये जगह है। क्या होता है गोटा किनारी? महिलाओं की ओढ़नी जो होती है उसके किनारे पे जो लगाया जाता है कपड़ा उसे बोलते हैं गोटा। ये खंडेला यहाँ पे फेमस है। और राजस्थान में गोटा किनारी के लिए एक दूसरा स्थान और आता है, उसका नाम है बिनाए, जो पड़ता है अजमेर में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है गोटा किनारी के लिए खंडेला, बिनाए, अजमेर। ठीक है,
इसके बाद में यदि अपने खंडेला की बात करें, खंडेला की पहाड़ियों की, तो देखो यहाँ पर इस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है खंडेला वाला जो एरिया है, इस क्षेत्र को रॉयल क्षेत्र के नाम से जानते हैं, रॉयल क्षेत्र के नाम से, रॉयल क्षेत्र के नाम से, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है ये यूरेनियम उत्पादन के लिए फेमस है, यूरेनियम उत्पादन के लिए। यूरेनियम एक अधात्विक खनिज है। इस यूरेनियम उत्पादन के लिए राजस्थान में जो स्थान फेमस हैं, एक है उदयपुर का उमरा क्षेत्र, ठीक है, भीलवाड़ा का बुनास क्षेत्र, और यहाँ पे है खंडेला क्षेत्र सीकर के अंदर। मुख्य 3 स्थान रहते हैं यूरेनियम उत्पादन के। वैसे डूंगरपुर में भी इसका उत्पादन किया जाता है यूरेनियम। 3 स्थान बताए हैं यूरेनियम के। रॉयल क्षेत्र कहाँ पड़ता है? सीकर में। इसके अलावा उमरा क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर में। और इसके अलावा तीसरा जो क्षेत्र है वो है बुनास क्षेत्र, कहाँ है? भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा, ठीक है। ये बात होगी खंडेला की पहाड़ियों की। इसके बाद में इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी सीकर के अंदर। इस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है, गणेश्वर सभ्यता। इस गणेश्वर सभ्यता की क्या विशेषता रहती है, इसकी यदि मैं बात करूं, गणेश्वर सभ्यता, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है भी कौन सी नदी के किनारे हैं, तो ये कांटली नदी के किनारे हैं। किस जिले में है, तो ये जिला रहता है सीकर। और इस सभ्यता को भारत में ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। भारत में ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे झुंझुनू में बात करते हैं, तो झुंझुनू में आती है एक सभ्यता का नाम है सुनारी सभ्यता। इसी नदी के किनारे पे है सुनारी सभ्यता, ठीक है, सुनारी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है भी मछली पकड़ने के जो कांटे, इनके अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए थे, तो ये प्राप्त हुए थे गणेश्वर सभ्यता से। मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे, ठीक है, लगभग 400 के करीब थे ये मछली पकड़ने के कांटे। अब इसकी और क्या विशेषता रहती है इस कांतली नदी की, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया भी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। दोबारा बता देता हूं, कांतली नदी सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और इसी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है। आगे झुंझुनू में जाती हैं, झुंझुनू में इसके किनारे सुनारी सभ्यता है। और ये मंडरेला गांव झुंझुनू और चूरू की सीमा पे है, वैसे झुंझुनू में पड़ता है, यहाँ पर जाके ये विलुप्त हो जाती हैं। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है भी झुंझुनू को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, तो ये है कांतली नदी, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यानी जो ढाल है उसके विपरीत बहने वाली नदी है कांतली नदी, ढाल के विपरीत, ढाल की विपरीत, ठीक है साथियों। इसके बाद में अपने बात की खंडेला की, तो खंडेला के अंदर गोटा किनारी का काम होता है और गोटा किनारी इसका काम बिनाई अजमेर में भी होता है। ये जो क्षेत्र है ये रॉयल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है और यूरेनियम के मुख्य जो और क्षेत्र रहते हैं वो उमरा उदयपुर में है, बुनास भीलवाड़ा के अंदर है। ये थी अपनी कांटली नदी। इसके बाद में बात करते हैं तीसरी जो नदी आती है अपनी, वो रहती है कांकनी नदी, जो जैसलमेर जिले में है कांकनी नदी। आप हमारी संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसके बाद है तीसरी जो नदी है वो है कांकनी नदी, कांकनी नदी, इसे कांकन्य नदी भी बोलते हैं, कांकन्य नदी। और वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय भाषा में इसे मसूरदी भी कहा जाता है, मसूरदी नदी, ठीक है। कहाँ बहती हैं,
तो जैसलमेर से दक्षिण भाग से निकलती है ये नदी, ठीक है। इस तरह से कोटड़ी गांव से इस तरह से बहती हुई और इस पश्चिम में इस तरह से जाती है नदी। यहाँ पे रूपसी गांव है, रूपसी गांव, जिसमें बुझ झील का निर्माण करती हैं। बताते हैं भी कोटड़ी गांव से निकल के और ये नदी अपना जल बुझ झील में ले जाती हैं। कभी इसमें वर्षा, इस एरिया में वर्षा ज़्यादा होती है, इस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है, तो ये नदी अपना जल आगे भी ले जाती हैं और यहाँ लास्ट जो इसका स्थान है वो मिठा खाड़ी यहाँ तक अपना जल ले जाती हैं। और राजस्थान में आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे छोटी नदी माना जाता है। लगभग इसकी लंबाई रहती है 17 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में यदि अपनी बात करें तो इसी नदी के किनारे पे काक गणेश मंदिर भी है। काक गणेश मंदिर दोबारा बता देता हूँ कौन सी नदी है, काकनी नदी है। अन्य नाम काकन्य कहा जाता है, स्थानीय भाषा में इसे मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम जो होता है वो कोटड़ी गांव जैसलमेर से होता है और ये उत्तर में बहती हुई इसके बाद में पश्चिम में बुझ झील में चली जाती हैं। इसके बाद ये आगे लास्ट मीठा खाड़ी तक वहाँ जाकर विलुप्त हो जाती हैं। और इसी नदी के किनारे काक गणेश मंदिर है। ये राजस्थान में एक ही जिले में बहती हैं, जैसलमेर जिले में। और आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे छोटी नदी जो है वो है काकनी नदी, ठीक है साथियों। इसके बाद अपनी बात करते हैं चौथी जो नदी अपनी बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी देखो, बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है जयपुर से विराट की पहाड़ियों से। जयपुर विराट की पहाड़ियाँ, ठीक है। जयपुर से बहती हुई दौसा में प्रवेश करती हैं और दौसा से फिर आगे भरतपुर में। देखो साथियों, पहले इस बाणगंगा नदी को बंगाल की खाड़ी में शामिल किया जाता था, बट ये वर्तमान में अपने भरतपुर जिले के अंदर विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। भरतपुर जिले में पहले ये आगे हरियाणा के अंदर यूपी में मिल जाती थी, पर पानी की आवक कम होने की वजह से यहाँ पे भरतपुर में समाप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। तो इसी के आधार पे इस नदी को नाम दिया गया था रुंडित नदी, ठीक है। और भरतपुर के गांव आता है ताला गांव, वहां से बहने के कारण इसे ताला नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताला नदी। क्यों कहा जाता है? कि भरतपुर के ताला गांव से होकर निकलती है, तो वहां इसे ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यदि बात करें तो इस नदी के साथ में कुछ पुरानी कथाएं जुड़ी हुई हैं, भी इसे अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? भी महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के समय यहाँ पे अपना समय बिताया था, ठीक है। तो उनको जो प्यास लगी थी, उनकी प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने अपने तीर के माध्यम से यहाँ पानी निकाला था। इसी के आधार पे इस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। तो देखो साथियों, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? रुंडित नदी कहा जाता है, ताला नदी कहा जाता है और अर्जुन की गंगा कहा जाता है। कहाँ से निकलती हैं? विराट की पहाड़ियाँ, जहाँ पर अशोक का भावरू शिलालेख खोजा गया था और जेम्स प्रिसेप ने सर्वप्रथम इसे पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद में ये जो क्षेत्र आता है यहाँ पे जयपुर के अंदर, यहाँ पे एक बांध बना हुआ है, जमुआ रामगढ़ बांध, ठीक है। जमुआ रामगढ़ बांध। और जयपुर में ही यहाँ पे एक बांध बना हुआ है आगे, कानोता बांध, ठीक है, कानोता बांध।
अब देखो जमुआ रामगढ़ बांध की यदि अपनी बात करें तो इस जमुआ रामगढ़ बांध का जो निर्माण किया था, इस जमुआ रामगढ़ बांध का निर्माण जो किया था वो किया था राम सिंह द्वितीय ने। कब किया था? 1903 में किया था। राम सिंह द्वितीय ने किया था, 1903 के अंदर किया था जमुआ रामगढ़ बांध को। तो देखो साथियों, पहले जयपुर को जल आपूर्ति जो होती थी, पेयजल आपूर्ति, वो जमुआ रामगढ़ बांध से होती थी। बट वर्तमान में जयपुर को जो जल आपूर्ति होती है वो होती है बीसलपुर बांध से। बीसलपुर बांध जो टोंक जिले में है, बनास नदी पे। ये बीसलपुर बांध राजस्थान के 3 जिलों को जलापूर्ति करवाता है। कौन कौन से हैं? अजमेर है, टोंक है और जयपुर है। यानी जमुआ रामगढ़ बांध से पहले जलापूर्ति हुआ करती थी जयपुर को। वर्तमान में जयपुर को जो जल आपूर्ति होती है वो होती है बीसलपुर बांध से। और इसी बांध, यहीं पे जमुआई माता का मंदिर भी है। जमुआई माता का मंदिर, जमुआई माता का मंदिर भी है। ठीक है, आगे यदि इसकी बात करें तो यहीं पे इस बाणगंगा नदी के किनारे बाणगंगा मेला भी लगता है। बाणगंगा मेला, ये पूछा जाता है भी बाणगंगा मेला राजस्थान में किस जिले में लगता है? तो जयपुर जिले में लगता है, इसी नदी के किनारे लगता है। और कब लगता है इसकी यदि बात करें तो ये लगता है वैशाख पूर्णिमा को। कब है? वैशाख पूर्णिमा को। बाणगंगा मेला वैशाख पूर्णिमा बाणगंगा नदी के किनारे और जयपुर में लगता है। ठीक है, अब यदि इसकी बात करें आगे तो आगे बांध है कानोता बांध। इस बांध की क्या विशेषता रहती है साथियों? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो मछली उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है कानोता बांध से। राजस्थान में सर्वाधिक मछली उत्पादन किस बांध से होता है? तो कानोता बांध से होता है। ठीक है साथियों, अब इसी जयपुर और दौसा, यहाँ पे जयपुर और दौसा जो भाग हैं, यहाँ पे पहाड़ियाँ फैली हुई हैं इसी नदी के उत्तरी भाग में, जिसे कहा जाता है काला खोह की पहाड़ियाँ। काला खोह की पहाड़ियाँ, काला खोह की पहाड़ियाँ। और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये मीणा जनजाति का निवास स्थान है। मीणा जनजाति का निवास स्थान है। ये सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ये बताया था कर्नल जेम्स टोड ने। काला खोह की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे मीणा जनजाति का निवास स्थान है। ये सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने बताया था, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि अपनी बात करें तो भरतपुर के अंदर यहाँ पे एक बांध बना हुआ है इसी नदी के किनारे पे, जिसका नाम है अनजान बांध। अनजान बांध, ठीक है, भरतपुर के अंदर है। और भरतपुर में ही केवलादेव गना पक्षी विहार अभयारण्य। केवलादेव गना पक्षी विहार अभयारण्य। इस केवलादेव गना पक्षी विहार अभयारण्य को जलापूर्ति जो होती है वो इसी अनजान बांध से होती है। इसी आधार पे केवलादेव गना पक्षी विहार की जीवन रेखा कहा जाता है अनजान बांध को। जीवन रेखा। और किस नहर के माध्यम से होती है जलापूर्ति इसको? तो ये नहर रहती है सुजान गंगा नहर। ठीक है साथियों, सुजान गंगा नहर से अनजान बांध से केवलादेव गना पक्षी विहार अभयारण्य को जलापूर्ति होती है। ठीक है, ये भरतपुर में है और इसे राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। दूसरा, सेकंड जो राष्ट्रीय उद्यान था, राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा था? केवलादेव गना पक्षी विहार अभयारण्य दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसके बारे में यदि और बात करें अपने केवलादेव के बारे में तो देखो साथियों, ये नम भूमि में भी शामिल है, आर्द्र भूमि। केवलादेव की बात करूं मैं यदि, केवलादेव गना पक्षी विहार अभयारण्य कहाँ है? भरतपुर में है। जलापूर्ति किससे होती है? अनजान बांध से होती है। यदि इसकी और बात करें तो ये जो क्षेत्र हैं
अंजान बांध से जलापूर्ति होती है इस क्षेत्र को। और यहाँ पे ये जो भूमि है ये नम भूमि या केवलादेव घना पक्षी विहार अभयारण्य को नम भूमि में शामिल किया गया है। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि कह सकते हो, वेटलैंड कह सकते हो, वेटलैंड। और राजस्थान में नम भूमि जो क्षेत्र हैं वो दो ही क्षेत्र हैं, एक तो केवलादेव घना पक्षी विहार अभयारण्य है और एक दूसरा है सामर झील, सामर झील। ठीक है, यानी ये जो नम भूमि क्षेत्र भारत में 49 है टोटल, उन 49 में से 2 राजस्थान में हैं, केवलादेव घना पक्षी विहार अभयारण्य, ठीक है, और दूसरा है सामर झील। इसके बाद यदि अपनी इसकी बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया गया था वो 1981 में दिया गया था। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है पहला। तीसरा कौन सा है, तो मुकंदरा हिल्स है। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो देखो इसे पहला अभयारण्य था जिसे विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। राजस्थान का पहला अभयारण्य जिसे विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। राजस्थान के कुल 9 स्थल ऐसे हैं जिन्हें विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, 2019 में की यदि बात करें लेटेस्ट में, 2019 के अंदर ये जयपुर परकोटे को शामिल किया गया था, विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, और केवलादेव घना पक्षी विहार अभयारण्य को 1985 में शामिल किया गया था। ठीक है साथियों, ये थी अपनी बाणगंगा नदी। दोबारा बता देता हूँ, विराट की पहाड़ियों से निकलती हैं जहाँ पे बाबरू शिलालेख खोजा गया था। इसी नदी के किनारे जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है। किसने बनवाया था, राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, कब बनवाया था, 1903 में बनवाया था। और यहीं पे जमुआ माता का मंदिर है। पहले जमुआ रामगढ़ बांध से जयपुर को जल आपूर्ति होती थी। वर्तमान में जयपुर को जो जल आपूर्ति होती है वो बिशलपुर बांध से होती है। इसके बाद में है कानोता बांध। कानोता बांध की क्या विशेषता रहती है, भी राजस्थान में सर्वाधिक जो मछली उत्पादन किया जाता है वो इसी बांध से किया जाता है, कानोता बांध से। इसके बाद में जयपुर इसी नदी के किनारे पहाड़ियाँ फैली हुई हैं जिन्हें कहा जाता है काला खोया की पहाड़ियाँ, और यहाँ मीणा जनजाति का निवास स्थान है। किसने बताया था सर्वप्रथम, तो ये कर्नल जेम्स टोड ने बताया था। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो दौसा से बहती हुई नदी भरतपुर में जाती है और भरतपुर में इस पे बना हुआ है अंजान बांध। ठीक है, ये राजा सूरजमल ने बनवाया था अंजान बांध को। और इस अंजान बांध से केवलादेव घना पक्षी विहार अभयारण्य है उसको जलापूर्ति होती है सुजान गंगा नहर के माध्यम से। ठीक है साथियों, अब देखो इसे अंजान बांध को केवलादेव घना पक्षी विहार अभयारण्य की जीवन रेखा कहा जाता है। यदि केवलादेव घना पक्षी विहार अभयारण्य की बात करें तो उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था, 1981 में दिया गया था। इसे नम भूमि में शामिल किया गया है। राजस्थान में 2 स्थल ऐसे हैं जो नम भूमि में हैं, एक तो सामर झील है, दूसरा केवलादेव घना पक्षी विहार अभयारण्य है। ठीक है, इसके बाद राजस्थान के 9 स्थल ऐसे हैं जिन्हें विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उनमें से केवलादेव घना पक्षी विहार अभयारण्य भी शामिल है। ठीक है, 2019 के अंदर विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में जो शामिल किया गया था वो था जयपुर परकोटा। ठीक है साथियों, ये थी आज की अपनी 3 नदियाँ। कौन कौन सी, एक कांटली नदी को पढ़ा आपने, ठीक है, दूसरा काकनी नदी को पढ़ा, इसके बाद में पढ़ा बाणगंगा नदी को। बाणगंगा नदी को मैंने पहले बता दिया, अभी पहले इसको बंगाल की खाड़ी की शाखा में शामिल करते थे, बट वर्तमान में इसे आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी माना जाता है क्योंकि ये भरतपुर क्षेत्र के अंदर ही विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये थी 3 नदियाँ आज की। आप हमारे संभव अकेडमी श्री गंगानगरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।